स्त्रियाँ डिस्काउंट में उसकी साथ पाती, जबकि यही पुरुष लिखता है तो उसको साहित्यिक साहस कहा जाता है। आजकल स्त्रियों की स्थिति पहले से बेहतर है कहते हुए लोग उसकी उपमा देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमीडिया न्यूज़। मैं हूं प्रीति प्रभा। हमारे इस साहित्यिक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं युवा कवयित्री गुंजन उपाध्याय, जो मुख्य रूप से पटना की ही रहने वाली हैं। 2 किताबें इनकी आ चुकी हैं। कविताओं की बात करें तो इनकी कविता न सिर्फ पितृसत्ता के दरवाजे पर चोट करती है, बल्कि सीधा सीधा सत्ता से सवाल पूछती भी नजर आती है। यही नहीं, युद्ध की विभीषिका के बीच भी शांति की तलाश करती हुई इनकी कविताएं हैं। तो चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं, कुछ कविताएं भी सुनेंगे और कुछ सवालात भी होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इस कार्यक्रम के लिए। ये मेरा पहला इंटरव्यू होगा, तो मैं थोड़ी थ्रिल्ड भी हूँ और खुश भी हूँ। सामने तुम हो। गुंजन जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि महिला साहित्यकारों के लिए किस तरह की चुनौतियाँ हैं? कई स्तरों पर महिलाओं के लिए यहाँ चुनौतियाँ हैं, क्योंकि लंबे समय तक ये पुरुषों के वर्चस्व में रहा है। इनफैक्ट यही संस्था नहीं, पूरी दुनिया में पैट्रियार्की का क्या रोल है सबको पता है। हमारे लिए ये ज़्यादा दोहनपूर्ण हो जाता है, इधर साहित्य में हो या वर्किंग लाइफ में हो, कि हमें समय और अवसर कम मिलते हैं। हम घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, फिर लिखने के लिए एकांत, समयानुकूल अभ्यास, सब कुछ नहीं मिल पाता है। यहाँ पर समय और अवसर की कमी है। साहित्यिक संस्थाओं में मंचों के साथ ये होना भी थोड़ा मुश्किल है। सामाजिक रूप से अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा जाता है, उसकी टीका टिप्पणी की जाती है, जबकि यही पुरुष लिखता है तो उसको साहित्यिक साहस कहा जाता है। प्रेम हो, देह हो, स्वतंत्रता हो, किसी भी तरह की बात हो तो उसको उनके लिए लिबरेटेड वे में लिया जाता है। हम लोगों के लिए कि जैसे ये हमारे जीवन की घटनाएं, उनसे जोड़ करके बहुत ज़्यादा उनको उछाला जाता है। तो और मंच पर अपनी जगह बनाना, अपनी आवाज़ दर्ज करना, ये महिला लेखकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि इसके बावजूद महिला लेखन बहुत आगे आया है, बहुत मुखर हुआ है, और वो बहुत संजीदगी से, न्यायपूर्ण तरीके से एक समाज का ढांचा तैयार करती हैं और उसको लोगों के आगे प्रस्तुत कर रही हैं। लिखने का मौजू जो है बहुत खूबसूरत ढंग से अभी के समय में आया है निकल कर। ये बहुत मतलब हज़ार त्रासदियों के बावजूद ये बड़ी सुकून की चीज़ है कि महिला लेखक लिख रही हैं, बरकरार हैं अभी, क्योंकि उनका लिखना, उनका प्रेम, उनकी देह, उनका अकेलापन, उनका जो समानता है, वो स्त्री की स्वतंत्रता के लिए एक आवाज़ उठा रही हैं। ये सब बिल्कुल अलहदे अंदाज में स्त्रियां कर रही हैं, जो कि बहुत सुखद भी है। तो इनकी लेखन तो महत्वपूर्ण है ही स्त्री समाज में, और साथ में कई तरह की चुनौतियां हैं जो पैरेलली एग्जिस्ट करती रहेंगी, और चुनौतियां खूबसूरत बनाती हैं। जितने आँच पे तपती है कविताएं, उतनी ईमानदार होती चली जाती हैं। उनके प्रेम का सौंदर्य, उनकी प्रेम की अनुभूति ही अलग तरह की होती है। क्या बात है। अपनी चुनौतियों की बात कही है कि जब कोई स्त्री अपनी कविता में अपनी व्यथा कहती हैं तो उनके लिए टीका टिप्पणी की जाती है कि उनके जीवन में ऐसा कुछ घटित हो रहा है, या फिर उनके चरित्र को लेकर भी बातें होती हैं। तो ऐसे में ईमानदारी कितनी बरत पाती है अपनी कविताओं के साथ? लिखना और लिखने में ईमानदारी, और ये ईमानदारी, संवेदनशील ईमानदारी जो है स्त्रियों की कविताओं में आती हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी के अनदेखे बयान को लिख रही हैं, जहाँ रसोई भी है और राजनीति भी है। वो कुछ यूनिवर्सल है जो आता है आप तक। जब आप लिख देते हैं उसके बाद लगता है अब इसको पब्लिक प्लेस पे डालें या नहीं डालें, उसकी झिझक होती है कि ये हमारे लिए ही उठाया गया एक तरह का हथियार हो जाएगा पुरुषों के द्वारा, कि नहीं ये इनकी है, अपनी बिल्कुल इनकी है। ऐसा नहीं है, हमारे भी अनुभव होते हैं, लेकिन साथ ही साथ समाज के अनुभव होते हैं, स्त्री चरित्रों के अनुभव होते हैं, कि हमने पढ़ के, सीख के, किसी से मिल के कैसा अनुभव किया है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं कविताओं में। और कविताओं में ईमानदारी तो हमेशा रहेगी, क्योंकि कविता ईमानदारी बरतने की चीज़ ही है। तो और स्त्रियों की ईमानदारी एक अलग तरह की ईमानदारी होती है, तो ये आती है, ईमानदार तो रहती हैं कविताएं, क्योंकि प्रेम कविता ही जीवंत कविता है और शुरू से अंत तक। तो इनके लिए ये नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो बाद में आती हैं, थोड़ी झिझक के साथ आती हैं। हाँ, और ये अकेले का भी नहीं है। मान लो एक स्त्री ही आगे बढ़ी है तो
4-5 लोग उनको इनकरेज करने में भी मिल जाते हैं। 10-15 अगर डिस्करेज करने वाले मिलते हैं तो 4-5 इनकरेज करने, तो वो वहाँ तक जाती है। कविताओं की अपनी पुकार है, कविताओं की अपनी जगह है, कविताओं की अपनी यात्रा है, वो वहाँ तक जाती है। अभी आप कौन सी कविता सुनाने वाली हैं स्त्रियों को लेकर? स्त्रियों को लिए एक मेरी देवियाँ कविता है, बहुत पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें बाहर की जद्दोजहद में हम कितना घिसती हैं, पिटती हैं, हमारा देह मन कितना कुचला जाता है, उसके बावजूद जब ये पे करना होता है तो पे में भी बहुत ज़्यादा पेमेंट डिस्पैरिटी है कि उन लोगों को ज़्यादा देना है, हम लोगों को कम देना है। हम लोगों के उस 5 दिन के कारण हम लोगों को आंका जाता है। जैसे हम कभी गुस्सा हो गए, चाहे झुंझला गए, तो उस चीज़ को एक संदेह की दृष्टि से देखा जाता है कि अच्छा इसका अभी ऐसा चल रहा होगा, उसकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं होगी, उसका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अभी क्या है, मूड स्विंग के हवाले है। तो इस तरह हम लोगों को कैटेगराइज कर दिया जाता है। इसलिए मेरे देवियाँ कविताएँ मुझे बहुत पसंद है, जो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगी। देवियाँ रोटियाँ बेल रही हैं थोड़ी सिकन और झिझक के साथ, कुछ किट्टी पार्टी में शामिल हैं, कुछ रातों के वीरानों को आंखों में सजाए ठहाके लगा रही हैं, विकर्षण को बार बार फाउंडेशन समझकर मसलती हैं अपनी देह पर। देवियाँ नौकरी, घर, बच्चों और शेयर बाज़ार के बीच खींच रही हैं। बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज़ों में पुरुष बाहों का दाब देह पर झेलती हुई थोड़ी और गाढ़ी करती हैं लिपस्टिक, पानी के साथ घूंट भरती हैं एंजाइटी की नन्ही गोली, और सर दर्द से बेहाल हो चीखती हैं। निर्ममता से दूसरी देवियों को पटकती हैं, जूतियों की खटखट उनके माथे में गूंजती हैं। देवियाँ जिन्हें चाहिए थी मोहब्बत, देह के गिरह को खोलने वाला मन, चरमोत्कर्ष के शीर्ष का ताप, मान मनोबल करने वाला हृदय, शॉपिंग मॉल में खरीदती हैं ढेरों कपड़े, किताबें और काजल। हलक में खींचती हैं धुएं के साथ सुनहरे ख्वाब, एक अदद बाँह, एक अदद सांस के बिना झोंक देती हैं फिर से खुद को, देह को देह से रगड़ने के लिए, अपनी ही देह के अपरिचय के साथ अगले दिन की दिनचर्या में। कविता को लेकर कभी घर में मतभेद हुआ है? हमारा जो समाज है मध्यवर्गीय समाज, और ये जो कविता का समाज है, तो उनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कविता के समाज में आजकल क्या शुरू से होता आया है, शोषण है, दोहन है, लोग बचना चाहते हैं। मीडियोक्रेसी में कहते हैं 4 बच्चे पढ़ा के काम चला लो, लिखना उखना हम लोगों के लिए नहीं बना है। इस तरह की चीज़ें, साइलेंट धमकी बोलो, सजेशन बोलो, इस तरह की चीज़ें बार बार मिलती हैं। लेकिन कविता एक ट्रांस है, जब आती है तो आप लिख देते हो। वो आप लिखने के लिए कुछ करते भी नहीं हो, लेकिन वो ट्रांस है, जब आती है तो आप लिख देते हो। फिर खुद पढ़ते हो तो आश्चर्य होता है कि अच्छा ये हमने ही लिखी है, ये हम ही कर सकते हैं। तो इसी तरह चलता है। जब आपकी पहली किताब आई तो घर का क्या रिएक्शन था? तो एक स्त्रियों के अंदर ना एक पूरा खुद का ही समाज होता है, वो बहुत मांगती भी नहीं है, उसको स्वीकारता चाहिए भी नहीं होता है। एक समय के बाद उस अंदर से ही उसको मिलता रहता है। तो यही मेरा ही अंदर का ईंधन है जो हमको चलाता है। कुछ लोग बोले कि अच्छा मन लग रहा है तो करने दो, कुछ दिन बाद तो छोड़ ही देगी। इस तरह से कुछ खास ये नहीं मिली, कुछ खास अपने मित्रों से मिला, उनसे मिल के लगा कि हाँ ये खास है, इसको जिया जा सकता है, इसमें रहा जा सकता है वो चीज़। तो कविता लिखने की शुरुआत कैसे हुई? पहले पढ़ते थे और फिर अचानक एक बार ऐसी कोई ट्रेजेडी हुई, दोनों पैर के सेंसेशन खो गए थे, ट्रैक्शन पे थे और घर में रहते थे बेड पे लेटे हुए। तो उस समय कुछ लिखा तो उसको एफबी पे डाला, लोगों ने वाह वाह किया, तो एक अंदर से एक ईंधन आई। पीड़ा के वक्त में आप अपनी मूल भाषा में ही कुछ लिखते हैं और भाषा ही आपको मरहम लगाती है। तो ये कुछ ऐसा जिसको हम मैजिक मोमेंट बोलेंगे। कभी मैंने भी बचपन में नहीं सोचा था कि मुझे लिखना है या ये करना है। तो ये चीज़ एक मैजिक मोमेंट की तरह ही एक्सेप्टेड हो गई मेरे से और अभी तक चल रहा है। कब तक है इसका भी नहीं पता है, इसके बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं कि कब तक लिख पाना है, क्या है, कौन सी कविता अंतिम कविता होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार कवि लिखते लिखते बहुत बिखर जाते हैं। बहुत लोगों को पढ़ते पढ़ते लगता है क्या इनकी पहली संग्रह थी, क्या इनकी दूसरी संग्रह थी, क्या इनकी ये हो गई है। तो उस समय समझ में आता है कि कहाँ रुक जाना चाहिए हमें, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, कितना बोल के चुप होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, समय डिसाइड करेगा। अपनी मन की व्यथा को कविता के माध्यम से कहने में, कविता में ढालने में क्या स्त्रियों के लिए बने सामाजिक ढांचे का ख्याल आता है? बहुत ज़्यादा। स्त्रियों के लिए तो अपेक्षाकृत कुछ ज़्यादा ही है। ये एक तरह की चुनौती ही है कि वो कुछ भी लिखें और उनको उनके पर्टिकुलर
पर्सनल लाइफ से ना जोड़ा जाए। ज़्यादातर महिला कवित्रियों की कविताएं महिलाओं पर केंद्रित होती हैं और इसे लेकर कहा जाता है कि वो घर, रसोई और महिला भावना से आगे निकल ही नहीं पाती हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अधिकतर वो अपने अनुभव ही लिखती हैं और उनके अनुभव जो अभी तक छुपे हुए संसार का अनुभव था वो बेहतर बन कर के आ रहा है, क्योंकि पुरुषों के अनुभव से स्त्रियों के अनुभव बिल्कुल अलग होते हैं। उनकी चाहे प्रेम कविता हो, चाहे राजनीति की कविता हो, उनमें एक अलग तरह की तरलता होती है। स्त्री कविताओं की विशेषता ही ये है कि वो मातृत्व पर, प्रेम पर, श्रम पर, घर की जिम्मेदारियों पर, अपने अकेलेपन पर और या राजनीति पर, सब पर मुखर होकर के अपनी बात रख रही हैं। अभी का जो सिनेरियो है इसमें मतलब अभी का समय बहुत ख़राब होने के बावजूद भी उम्मीद इसलिए दिलाता है कि महिलाएं लिख रही हैं और बड़ी बेबाकी से लिख रही हैं। पुरुषों के संसार से अलग हमारा संसार है, तो इसलिए महिला केंद्रित ज़्यादा हो जाती हैं कविताएं और उसको वो लोग अपने तरीके से उठाते हैं, जबकि उसमें राजनीति की भी बात है। आज तो 2 कदम आगे बढ़ के महिलाएं बोल रही हैं और मेरी कविताएं भी बोलती हैं, राजनीति पे भी बोलती हैं, देश दुनिया पे भी बोलती हैं, प्रेम पे भी बोलती हैं। समूह धरती की छाती पर बेचैनी से लौटता, टप टप टपक रहा है कोलतार, लाल भूरा गरम गरम मधवासी में, और वह कहता है कि उसकी टांगों, टखनों और हथेलियों से पसीजता हुआ कोलतार नहीं है, खूं है। मौतें समूह में ही हो रही हैं नोटिस, इसलिए चुना है उसने समूह में शामिल होकर चीखना, चिल्लाना, मर जाना। लिसलिसी गर्म खून से सनी टपक रही है कोलतार, कदमों के नीचे बन रहे हैं खून के पांव, उनके कान घायल हैं तालियों की गड़गड़ाहट से। अभी उन्होंने इनकार कर दिया है धरती और लोगों की गुहार को सुनने से। साहित्य की दुनिया में महिलाओं की क्या भूमिका है? साहित्य की दुनिया में महिलाओं की बहुत बहुत बड़ी भूमिका है। वो जिस तरह से अपने अनुभवों को लेकर के आगे बढ़ती हैं और लिख रही हैं, वो पुरुषों के लिए कभी कभी चौंकाने वाला भी होता है। वो जो अपनी निजता, अपनी पीड़ा से आगे बढ़ के राजनीति की बात करती हैं, या अभी के समय की जो एक विश्वव्यापी जो एक बना हुआ है सीनियर, उसकी बात करती हैं, तो पुरुष कहीं कहीं हताश भी है, आश्चर्य में भी है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक तरह का संतोष भी है कि हाँ चलो ये भी हुआ, ये भी एक पक्ष सामने आ रहा है। और महिलाएं इस बार न्यायसंगत ढंग से और ईमानदार होकर के एक संवेदनशील सामाजिक ढांचे का निर्माण करने के लिए लिख रही हैं। सिर्फ एकदम पर्सनलाइज्ड नहीं है, ये कैटेगरी में डाला गया है, ज़बरदस्ती उनको ठूसा जाता है कि उनके पास इस तरह की कविताएं नहीं होगी या उस तरह की कविताएं। उनकी कविताओं के बोलने का तरीका पुरुषों की कविताओं के बोलने के तरीके से अलग हो सकता है, लेकिन बिल्कुल घर में डूबा रहे ऐसा नहीं है। टोटका, हमारी जड़ें नहीं थी, हमारी जड़ें नहीं थी, हम कौन थे, हमारी भाषा क्या थी, हमारे कुल देवता कौन थे नहीं पता था। हम शहर शहर भटकते, सिर्फ पेट की भाषा जानते। हमारा अल्लाह हमारी हर मुश्किल में सहारा बनता और दिन के अंत में रोटी प्रसाद बनती। हम फ्लाईओवर के नीचे जमे रहते, प्रेम करते, कुत्तों की तरह चौकन्ना होकर। हमारे बच्चे बिलखते हुए बड़े होते, उनकी सुंदर गढ़ी हुई काया पर कोई फिदा नहीं होता। उनकी जात को लेकर सरकारों में शक बना रहता। हमारे खून की सफाई के लिए बार बार नए तरह के आईडी प्रूफ बनवाए जाते। हम आज़ादी के दिन का गुणगान करने से ज़्यादा जानते थे प्लेट में बची पूरी जलेबी के बारे में। हमारे बिखरे तने जगह जगह उगाते और फिर राज्य की सरकारों से लेकर चौकीदार तक के शक में। हमें लाइनों में लगकर सत्यापित करनी होती थी अपनी पहचान। हमें लाइनों में लगकर सत्यापित करनी होती थी अपनी पहचान। हमारे दुखों के लिए न मंदिर में जगह थी, न अस्पतालों में। हमारे दुख या आत्माओं के यथार्थ से जुड़े होते। 84 लाख योनियों का टोटका पूरा करने के बाद भी हम मनुष्य नहीं हो सके थे। और बहुत सारी स्त्रियां भी नहीं चाहती हैं कि वो स्वतंत्र हों, उनको भी कहीं ना कहीं आत्मपीड़ा में मज़ा आता है। तो आप विक्टिम बनना चाहते हैं या विलेन बनना चाहते हैं, ये भी डिपेंड करता है।
अगर आप विलेन बनना चाहते हैं तो फिर आप हीरो हैं। हाँ, क्योंकि सामाजिक ढांचे ऐसे हैं कि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है। जब एक दहलीज को पार करती हैं तो उससे पहले 1000 बार टूटती हैं, सोचती हैं कि पार करने के बाद क्या होगा, स्थिति कहीं और भी ना बिगड़ जाए। क्योंकि स्थितियाँ नाजुक होती हैं। बाहर निकलते आपको इस तरह से पुरुष मनोदशा का सामना करना पड़ता है कि बहुत सारा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होने के बावजूद आप फंस जाती हैं। आपको नहीं पता होता है क्या सही है क्या गलत है। इतने शानदार ढंग से चीज़ों को उलट पुलट किया था। तो पुरुषों को डर लगने लगा है कि बहुत दबाएंगे तो ये रिटेलिएट करेगी। अब रिवर्स साइकोलॉजी चलती है। इमोशनली एब्यूज़ करते हैं, कहते भी नहीं हैं और कह भी देते हैं। माँ लोगों से सुनते आए कि पहले पुरुष खाना फेंक देते थे, हाथ उठा देते थे। अब अभी का जो है एक साइलेंट ट्रीटमेंट है। अभी का एक नया तरीका हो गया है जिसमें कि आपके साथ हो भी रहा है और आप किसी को कह भी नहीं सकेंगे क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है आपके देह पर, कोई चिन्ह नहीं है। और जो मानसिक पटल पर छपा है उसको कोई देखेगा नहीं। आप उसको कितने भी विचित्र ढंग से लिखिए। और यही चीज़ जब महिलाएं लिखती हैं तो बोलते हैं कि इनकी तो रसोई से आगे भी नहीं बढ़ती है, इनकी तो अगर हम दें निजता, प्रेम, अनुभूति कुछ भी लिख दें तो हमारे से जोड़ दिया जाता है। अच्छा, ऐसा ट्रॉमा तुम्हारे साथ हुआ क्या? इट इज़ नेसेसरी नहीं है कि मेरे ही साथ हुआ है। हम स्त्री हैं तो हम महसूस करते हैं। अगर मेरे दोस्तों में हुआ है, हमारे समाज में हुआ है, किसी पड़ोसी के साथ हुआ है तो उसको हम लेखन में लिखते हैं तो सबको पर्सनलाइज कर दिया जाता है कि नहीं ये ऐसा है, इसीलिए आपने ऐसा सोचा है, आपके बचपन में ज़रूर हुआ होगा। इस तरह से थोपी जाती हैं चीज़ें। अच्छा, बचपन में जो अनैतिक घटनाएं घटती हैं उनको भी एक रूप दिया गया कि अच्छा ऐसा बचपन में हुआ रहता ना तुम्हारे साथ, तो तुम शादी के बाद की जितनी चीज़ें हैं उसको आराम से जज्ब कर लेती। कितना बुरा है ये। अगर आप मुस्कुराते हुए निकल रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी को कैटेगराइज किया जाएगा कई बार कि तुम तो प्रोवोक करने वाली पर्सनालिटी हो, तुम तो शादीशुदा दिख ही नहीं रही हो। दिखना बहुत ज़रूरी है। दुखी हैं तो दिखिए, दुखी हैं तो दिखिए। नहीं, अगर आप दुखी होकर के माने बहुत सारे अवसादों का सामना करके भी आप अंदर से चाहे कितना भी आप काँप रही हो, आप उतरती हैं, कैब लेती हैं, चढ़ती हैं, मीटिंग्स अटेंड करती हैं, कोई जॉब कर रही हैं, अपना घर संभाल रही हैं, ये लगता है कि अच्छा ये तो खुश है। अंदर कितना कुछ चल रहा है। एक तो ह्यूमन बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, ऊपर से वीमेन की तो ऐसे ही। हम लोगों का तो सब कुछ मेंटल कनेक्शन से होता है और वो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। मातृत्व है, प्रेम है, हमारा तो बहुत कुछ है। छोड़ के आए बच्चे को तो भी लगेगा। हम लोग दिमाग में कैरी करते हैं। बहुत लोग मजदूर होता है ना, अपने लगेज को कैरी करता है कंधे पर, हम लोग दिमाग में पूरा कैरी करते हैं। अच्छा अभी वो ये कर रहा होगा, अभी वो ये कर रहा होगा, हमारे दिमाग में साल्टेनियसली चलता है। पुरुष जब काम पे जाता है तो सिर्फ काम पे जाता है, उसको जूता, मोजा और रुमाल तक मिलता है। हम सब अरेंज करके उनको देंगे भी और खुद भी लेंगी। गुंजन जी, आपने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई और स्त्रियों के मामले में इतनी गंभीर बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए, बुलाने के लिए।